अदर सोर्स के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। नेक्स्ट ये बात थी कि सबसे पहले किसी हेड की इनकम निकाली जाएगी, इनकम निकालने के बाद उसको तकसीम किया जाएगा। जैसे कल हमने इनकम निकाली थी, फिर 75-25 किया था, फिर उसके बाद हर पर्सन की लायबिलिटी अलग अलग कैलकुलेट की जाएगी। तो पेज 4 पे आए। सेक्शन 66, पेज 4, सेक्शन 66, इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। कोई क्लास खत्म हुई है? इनकम ऑफ जॉइंट ओनर्स। जी कल कौन कौन था जॉइंट ओनर? कासिम और तलहा जॉइंट ओनर थे। दोनों का टैक्स अलग अलग निकाला था, इकट्ठा निकाला था? अलग अलग। पढ़े पॉइंट 1, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 or more persons, यानी कासिम एंड तलहा। वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय कासिम एंड तलहा एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स, और उनका हिस्सा आर डेफिनेट, पता था डेफिनेट एंड एसेटेनेबल, 75-25 आर डेफिनेट एंड एसेटेनेबल, पता चल सकता है कितना है और कंफर्म है हमें। द पर्सन्स, वो लोग, शैल नॉट बी असेस्ड एज एन एओपी, उनको एओपी नहीं कहा जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के मद में उनको एओपी नहीं कहा जाएगा। उन दोनों का टैक्स हमने इकट्ठा निकाला था या दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व किया था? एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी टैक्सेबल इन देयर ओन हैंड्स रिस्पेक्टिवली, वो अपने हाथों में खुद टैक्स जमा कराएंगे एंड नॉट एज एओपी। अगर उनको एओपी समझा जाता ना, फिर देखें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता। फिर प्रॉपर्टी आई थी 8.8, उसके दो हिस्से हम ना करते 6.6 और 2.2, बल्कि हम क्या करते 8.8 को डायरेक्ट जाके टेबल में देख लेते क्या रेट लगने। तो हमने ऐसा नहीं किया था। तो बताएं, अगर एक बंदा प्रॉपर्टी इनकम कमा रहा होगा, तो अगर दो पार्टनर्स मिलके प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे होंगे तो उनको एओपी समझा जाएगा या उनका टैक्स अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा? अंडरलाइन टैक्सेबल इन देयर ओन हैंड्स को अंडरलाइन करें, अपने अपने हाथों में खुद टैक्स देंगे। अब आपके जहनों में एक सवाल आएगा कि जी ये फिर एओपी का तस्वुर ही खत्म हो गया। एओपी का तस्वुर ही खत्म हो गया। हमने तो पढ़ा था एओपी भी एक पर्सन है लॉ की नजर में। तो पॉइंट 2 में वो कहते हैं भाई इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैं इसको एओपी ही कहूंगा, सिर्फ प्रॉपर्टी के चैप्टर में इसको एओपी नहीं कह रहा। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, ऊपर वाली बात नहीं लगेगी। इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम लगाते हुए ये बात नहीं लगेगी। बिजनेस इनकम अगर ये लोग कैलकुलेट कर रहे होते तो हम फिर 8.8 के दो हिस्से ना करते, बल्कि डायरेक्ट उसको जाके देखते। लेकिन ये बिजनेस इनकम कमा रहे थे, प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे थे, प्रॉपर्टी इनकम कमा रहे थे। बहरहाल वो तब लिखा हुआ है जब डेफिनेट एंड एसेटेनेबल ना हो। कभी हो सकता है डेफिनेट एंड एसेटेनेबल ना हो, पता ना चल रहा हो, डाउटफुल है, इस साइड डिसाइड नहीं हुआ हुआ, फिर एओपी समझ लो इनको जी, वो हम करेंगे। अच्छा, अब ये पॉइंट 2 तो हमारा पेंडिंग में चला गया ना। पॉइंट 2 के आगे लिख लें चैप्टर ऑफ एओपी। पॉइंट 2 के आगे लिख लें चैप्टर ऑफ एओपी। उसमें हम डिटेल से बात करेंगे दोनों मिलकर कौन सी इनकम कमा रहे होंगे, बिजनेस। अभी दोनों मिलकर कौन सी कमा रहे थे, वो तो बड़ी डिटेल की बातें हैं, वो उस वक्त करेंगे। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स अभी आने वाले दिनों में आने हैं। तो पॉइंट 2 के आगे लिख लें नो न्यूमेरिकल येट। अभी तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया, इसका न्यूमेरिकल तो पॉइंट 2 का फिर कभी करेंगे। नीचे जो एग्जांपल 1 और 2 है वो किसके लिए हैं? पॉइंट 1 के लिए हैं, पॉइंट 1 के लिए हैं। 66 का 1 भी है, 66 का 2 भी है। हमने 66 का 1 न्यूमेरिकली कर लिया, 66 का 2 फिर कभी न्यूमेरिकली करेंगे। इस पे तो पूरा चैप्टर है एक अलग से जी। तो दो बंदे मिलके घर किराए पे चढ़ा दें
इनको पार्टनरशिप समझा जाएगा या अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा? और दो बंदे मिलके दुकान बना लें तो इनको पार्टनरशिप समझा जाएगा या अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा? पार्टनरशिप। ये पॉइंट 2 में लिखा हुआ है, लेकिन इसकी हमने कोई मिसाल नहीं की अभी। ओके, इसी सफ़े पे रहें। एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। इसकी पहले मिसाल पढ़ लेते हैं। मिस्टर उमर रेंटेड आउट अ हाउस ऑन यकम जुलाई 13। उमर ने यकम जुलाई 13 को एक घर किराए पे दिया एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1 लाख, और महीने का किराया 1 लाख है। एज पर एग्रीमेंट ₹3 लाख एडवांस विल बी रिसीव्ड ऑन यकम जुलाई 13। यकम जुलाई 13 को 3 लाख रुपया एडवांस ले लिया जाएगा। एंड आप नोट्स की तरफ क्यों नहीं देख रहे, ब्लू कैप? एंड विल बी फुल्ली एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। Remaining payment of rent will be paid at the end of each respective month. Calculate property income for tax year 2014. Okay. Now the question is, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून। होना यह था कि एक महीने का किराया था 1-1 लाख, वो मिलना था ऐसे 1 लाख 1 लाख किराया ऐसे मिलना था। लेकिन हमने क्या कहा, हमने उसे कहा ये वाला किराया, ये वाला किराया और ये वाला किराया इसी दिन दे दो 3 लाख। तो ये तीनों किराए, शहबाज वेट करें, ये तीनों किराए इकट्ठे करके दे दो और बाकी फिर वक्त आने पे देते रहना। अब मुझे बताएं, क्या 3 + 9 करने की जरूरत है या सिंपल 1 लाख इंटू 12 से भी गुजारा चल सकता है? क्या इस 3 को अगर मैं इग्नोर कर दूं और मैं सिर्फ रेंट पर मंथ पकड़ूं सवाल से और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, कैन आई गेट दी सेम रिजल्ट? तो इस सूरत में मुझे सेम रिजल्ट हासिल हो सकता है। तो इसलिए बताएं, ये जो 3 लाख था, पहले तो बता दें ये 3 लाख एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट था? कैसे? ये 3 लाख दे दिया। अब जब जुलाई के महीने के एंड पे वो किराया लेने आया तो हमने ओनर को कहा भाई तुझे किराया नहीं देंगे, तुझे 1 लाख पकड़ा दिया हुआ है। फिर अगस्त के महीने के एंड पे वो किराया लेने आया तो फिर हमने ओनर को कहा तुझे किराया नहीं देंगे, तुझे तो 1 लाख पकड़ा दिया हुआ है। फिर सितंबर के एंड पे आया किराया लेने, हमने कहा तुझे तो 1 लाख पकड़ा दिया हुआ है। फिर अक्टूबर के एंड पे जब वो किराया लेने आया फिर हम बोलने लगे उसने उससे पहले ही हमें मारा, उसने कहा चुप कर किराया दे। तो अक्टूबर के महीने का वो किराया लेके जाएगा हमारे से, जुलाई का सितंबर का एडवांस पकड़ लिया था। अब क्या ये 3 लाख वो है जिसको 10 सालों में डिवाइड करें और ये 3 लाख वापस कर देने जब टेनेंसी खत्म होगी? ये कभी भी वापस नहीं करना, बल्कि रेंट से एडजस्ट होगा। इसकी वजह से रेंट कम होता चला जाएगा, लेकिन सिर्फ कितने महीने कम होगा? अब अगर मैं 3 लाख को इग्नोर कर दूं और रेंट पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से, कैन आई गेट द सेम रिजल्ट? इसलिए पढ़ें जी, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट। इफ द एडवांस इज एडजस्टेबल अगेंस्ट रेंट इट विल बी इग्नोर्ड इन द क्वेश्चन। पिछले सफे पे आए, कौन सा एडवांस था? हेडिंग पढ़ें, नॉन एडजस्टेबल। उसका रेंट कम नहीं होना था, वो अलग पैसे थे, ठीक है। अच्छा, ये पैसे कभी रिफंड होंगे? ये कभी रिफंड नहीं होंगे। अब नीचे एग्जांपल जरा दोबारा पढ़ लें। ओके, नोट पढ़ें आंसर के नीचे। There will be no separate treatment of 3 lakh because it will be taxed automatically in 3 months, being an integral part of monthly rental income. ओके जी, पेज 1 से इस प्रॉपर्टी के चैप्टर शुरू से आए, देखते हैं क्या रह गया। पेज 1 तो हो गया है, पेज 2 पे आए। इसमें ये एक डब्बा बना हुआ है, डब्बा टेबल वाला, उसके नीचे एक नोट दिया हुआ है, नोट एन इंडिविजुअल लिखा हुआ है, मिल गया। नोट एन इंडिविजुअल और एन एओपी। ये मैं आपको मंडे ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा।
आई कैप की किताब में देखिए कि आई कैप ने अपनी किताब में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है या नहीं किया। आई कैप की किताब भी 1-2 दिन में अपलोड शायद हो जाए, तो इसलिए इस नोट को भी रहने दें। ये देखते हैं आई कैप ने किताब में डाला नहीं डाला। फिर आए पेज 3 पे, ये तो हो गया। पेज 4 भी हो गया। पेज 5 पे आए, रेंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के चैप्टर से कौन से रेंट निकाल दिए गए हैं, किसी को पता है? पेज 5 के एंड पे डब्बा बना हुआ है, रेंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्रॉपर्टी। बोले बोले बोले। नंबर 1 कौन सा? रेंट अगेंस्ट लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद, ये प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं जाएगा। आगे रेंट फॉर प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विस, ये भी प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं जाएगा। तीसरा छोड़ दें, सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये अदर सोर्स के चैप्टर में पढ़ना है, अभी आपको समझाया नहीं। तो पेपर में अगर के 2-3 नंबर का सवाल आ जाए तो टिक कर लें। ये डब्बे का मतलब है कि आई कैप की किताब में उसने दिया हुआ था अलग करके, लेकिन आपको ऑलरेडी पता था, हमने इकट्ठा करके एक जगह पे लिख दिया। ओके ठीक है जी। अब अगला चैप्टर कौन सा है देखें, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ने से पहले आपको आना पड़ेगा इन नोट्स के पहले सफे पे, एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी पब्लिक कंपनी की। इन नोट्स के पहले सफे पे, बिल्कुल पहला सफा, नोट्स जहां से शुरू हो रहे हैं ऐसे फ्रेश ताजा करके खोलें। प्रॉपर्टी का चैप्टर मुकम्मल हो गया। टेस्ट जो है वो सिर्फ चैप्टर 4 में से होगा फिलहाल, प्रॉपर्टी का चैप्टर टेस्ट में नहीं आएगा, वो अगले टेस्ट में आ जाएगा। अच्छा जी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, इससे पहले कि कैपिटल गेन का चैप्टर शुरू करें तो हमें पता होना चाहिए शेयर्स 2 किस्म के होते हैं, या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं या पब्लिक कंपनी के। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मैं पढ़ा देता हूं, पब्लिक की आप खुद कर लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी डेट इज, और पब्लिक की खुद ही कर लीजिएगा। ओके, पब्लिक कंपनी में 4 किस्म की कंपनीज आ रही हैं, ए बी, बी ए नहीं, ये डी है, गलती से नंबरिंग आउट होगी। अच्छा जी, डी। ये 4 किस्म की कंपनीज आ रही हैं पब्लिक कंपनी में। डी नहीं, सी होगा, बल्कि कई दफा लॉ में नंबरिंग आगे पीछे, नंबरिंग कुछ नहीं होता उससे, बस 4 है, सी कर दें ताकि वो सबके लिए कंसिस्टेंट हो जाए। अच्छा जी, सी कर दो डी को। अच्छा भाई, अब पब्लिक कंपनी के अंदर एक तो वो कंपनी फॉल करेगी जिसके गवर्नमेंट ने 50 या उससे ऊपर शेयर खरीदे हुए हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक कंपनी है वो कहती है कि 60% शेयर्स मेरे गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं, फेडरल गवर्नमेंट से बात पाकिस्तान की गवर्नमेंट, और 40% शेयर्स इंडिविजुअल्स ने खरीदे हुए हैं, आम लोगों ने। अब बता दें ये कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक कंपनी है। तो पहले वो कंपनी पब्लिक बन जाएगी जिसके शेयर्स किसने खरीदे हुए हैं? गवर्नमेंट ने खरीदे हुए हैं। पढ़े, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी है in which at least 50% of the shares are held by फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या फेडरल गवर्नमेंट उसके नोट्स की तरह देखें ना अगर आए हुए तो, या फेडरल गवर्नमेंट उसके शेयर खरीद ले 50 से उससे ऊपर, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके शेयर खरीद ले 50 से उससे ऊपर, वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक। इसी तरह एक कंपनी है कनाडा की गवर्नमेंट कहती है मैंने उसके 70% शेयर खरीदे हुए हैं, तो वो कंपनी ए बी के पहले बुलेट के तहत पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय, ये भी कौन सी कंपनी होगी? पब्लिक कंपनी होगी। ओके, सिमिलरली ये है फॉरेन गवर्नमेंट, कनाडा की गवर्नमेंट। एक कंपनी है एक्स,
फॉरेन गवर्नमेंट ने इसके 100% शेयर खरीदे हुए हैं जी। पहला बुलेट दोबारा पढ़ के बताएं, ये कंपनी पब्लिक है प्राइवेट है? पब्लिक है। क्यों? हाँ, क्योंकि इस कंपनी के मोर देन 50% शेयर किसने खरीदे हुए हैं, इसलिए ये कंपनी क्या बन गई, पब्लिक। अच्छा, अब दूसरा बुलेट समझाने लगा हूं मैं आपको। आगे इस कंपनी ने, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट नहीं, इस कंपनी ने किसी और कंपनी के 60% शेयर खरीदे हुए हैं, कंपनी डी के। अब अगर 3 शराइत पूरी हो रही हैं तो ये कंपनी पब्लिक बन जाएगी। पहली शर्त, ये फेडरल नहीं, ये फॉरेन गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरी शर्त, ये 99% नहीं हो सकता, ये एग्जैक्ट 100% होना चाहिए। तीसरी शर्त, ये 50 या उससे ऊपर हो, ये 50 या उससे ऊपर हो। अगर ये 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो ये कंपनी भी क्या बन गई, हो रही है हमारी मिसाल में पूरी, ये कंपनी भी क्या बन गई, पब्लिक। और अगर ये 45% हो जाता है तो फिर ये कंपनी क्या बन जाएगी, वो तो पहले बुलेट के तहत पब्लिक है, उसमें तो डायरेक्ट 100 ऑन कर रहा है, वो तो है, फिर ये कंपनी क्या बन जाएगी, प्राइवेट। लेकिन फिलहाल ये कंपनी क्या बन रही है, पब्लिक। ठीक है, बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं ना, एक और कंपनी के इसने 40% खरीदे हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगी, प्राइवेट। चलें जी, नोट कर। अब दोनों पब्लिक हैं। डी के पब्लिक बनने की क्या शर्त है, ये फॉरेन गवर्नमेंट हो, यहां एग्जैक्ट 100 हो, यहां 50 या उससे ज्यादा हो। ये आप किसकी एग्जांपल नोट कर रहे हैं, ए बी के दूसरे बुलेट की। ये किसकी एग्जांपल है, ए बी के दूसरे बुलेट की। पढ़े जी, ए बी सेकंड बुलेट, लेदर है। अच्छा, रहने कल से अ कंपनी इन विच एट लीस्ट अ कंपनी से मुराद यहां कंपनी डी है। अ कंपनी डी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी से मुराद यहां कंपनी एक्स है।
A company in which at least 50% of the shares are held by foreign company. A company in which at least 50% of the shares are held by foreign company. इसका भी फॉरेन होना शर्त है, बाहर के मुल्क में हो. ओन्ड, ओन्ड से मराद यहाँ 100% है, अंडरलाइन करके लिख लें. ओन्ड से मराद यहाँ 100% है. ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट. ओन इसको कौन कर रहा हो? फॉरेन गवर्नमेंट. अगर 199 पे गिर जाएगा तो मसला हो जाएगा, तो मसाइल पैदा हो जाएंगे. अच्छा जी, पॉइंट बी. अ कंपनी हुज शेयर्स वर खरीदे और बेचे जाते ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर. जिसके शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वो कंपनी भी पब्लिक है. लेकिन एक और शर्त है, साल के आखिरी दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड ही हो. ये बड़ी शर्त है, साल के आखिरी दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड ही हो. और अगर साल के 28 जून को उसने अपने आप को डी लिस्ट करवा लिया है तो फिर वो पब्लिक कंपनी नहीं है. दो शर्तें हैं, शेयर खरीदे बेचे जाते हो और दूसरी शर्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो आखिरी दिन. A unit trust whose units are widely available to public, इसको छोड़ें, ये कोई इतनी वो नहीं है, आपने बस ओके. ओके, there is a company अच्छा, अगर कंपनी लॉ की नजर में बात करें तो कंपनी लॉ पब्लिक कंपनीज में दो तकसीम करता है, लिस्टेड और. लेकिन हमारा लॉ ऐसी बाइफर्केशन नहीं करता. हमारे लॉ में सिर्फ दो डेफिनेशंस हैं, प्राइवेट और पब्लिक. एक कंपनी पब्लिक अनलिस्टेड है कंपनी लॉ की नजर में. कंपनी लॉ की नजर में पब्लिक है. पब्लिक लिस्टेड वो होती है जिसने स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स लिस्ट करवा लिए हैं, और पब्लिक अनलिस्टेड वो होती है आम लोगों से पैसा तो ले सकती है लेकिन अभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा के अपने आप को पैसा लेना इकट्ठा शुरू नहीं किया इसने. एक कंपनी है पब्लिक अनलिस्टेड है, कंपनी का नाम है कंपनी बनाना. अच्छा, इसके फेडरल गवर्नमेंट के पास 40% शेयर्स हैं और इसके फॉरेन गवर्नमेंट के पास 30% शेयर्स हैं और इंजमामुल हक के पास इसके 30% शेयर्स हैं. ओके जी, बता दें ये कंपनी पब्लिक है प्राइवेट है. अच्छा जी, चारों रूल्स लगाएंगे. पॉइंट ए से शुरू करते हैं. अच्छा जी, यस और नो बोलना है. पॉइंट ए लगाते हैं पहले. यस और नो बोलना है. क्या फेडरल गवर्नमेंट 50 से ऊपर शेयर ओन कर रही है? क्या प्रोविंशियल गवर्नमेंट 50 से ऊपर शेयर ओन कर रही है? क्या फॉरेन गवर्नमेंट 50 से ऊपर शेयर ओन कर रही है? क्या कोई और कंपनी इसके शेयर ओन, कोई और कंपनी कहां से ओन कर रही है? कोई और कंपनी इसके शेयर ही ओन नहीं कर रही. इसके तो ओनर एक फेडरल गवर्नमेंट एक फॉरेन गवर्नमेंट इंतजाम है, कोई और कंपनी तो ओन ही नहीं कर रही. तो ये वाला तो बुलिटी छोड़े ना, कोई और फॉरेन कंपनी बीच में है ही नहीं. इसके ओनर इंडिविजुअल्स हैं या गवर्नमेंट है, कोई और कंपनी तो बीच में है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई. अच्छा जी, क्या ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में? अनलिस्टेड. क्या ये यूनिट ट्रस्ट है? यूनिट ट्रस्ट क्या होता है छोड़ें, आपको नहीं पता. क्या ये यूनिट ट्रस्ट है? नहीं. तो बताएं चारों में से किसी में फॉल नहीं कर रही. तो आप कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज ए प्राइवेट कंपनी. नाम धोखा है भाई, नाम. ये नाम सबसे बड़ा धोखा है. नाम पे नहीं जाना आपने. आपने 4 रूल लगाने हैं. कंपनी लॉ वाले इसे कौन सी कंपनी कहेंगे? पब्लिक. लेकिन टैक्स वाले इसे कौन सी कंपनी कहेंगे? प्राइवेट. जैसे अकाउंटिंग के टीचर प्रॉपर्टी अगर रेंटल इनकम हो उसमें से खर्चे माइनस करके बताएंगे प्रॉफिट कितना है. तो अकाउंटिंग और टैक्स वालों में तो बहुत इख्तलाफ है. इसी तरह कंपनी लॉ और टैक्स वालों में भी बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. कंपनी लॉ वाले इसको पब्लिक कंपनी कहते हैं, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं 4 में से किसी एक पे फॉलो नहीं कर ली, इसलिए हम तो पब्लिक नहीं कह सकते. हमारी नज़र में ये कौन सी कंपनी है? तो नाम पे नहीं जाना, नोट करें.
कंक्लूजन ये है कि ये प्राइवेट कंपनी है। ओके जी, बोले 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 बोले। क्यों? ये तो लिस्टेड ही नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, ये लिस्टेड ही नहीं है, तो ये फिर कैसे पब्लिक है? जी मेरे भाई, चार में से कोई एक लगाना जरूरी है या चारों के चारों लगाने जरूरी हैं? कोई एक। चौथे के एंड पे देखें क्या लिखा हुआ है, तीसरे के एंड पे और तीसरे के एंड पे देखें और लिखा हुआ है, ढूंढने कहीं लिखा हुआ है और। चौथे से ऊपर थोड़ा सा देख लें, और लिखा हुआ है। और का क्या मतलब है? ये चारों कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं या ये हमेशा पढ़ा करें? जहां भी कंडीशंस होती हैं पढ़ा करें। सेकंड लास्ट जो पॉइंट होता है उसमें कभी कभी एंड लिखा होता है, कभी कभी और लिखा होता है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में सेकंड लास्ट पॉइंट में एंड लिखा हुआ था। चारों शराइत पूरी होनी जरूरी है, इधर चार पूरी होनी जरूरी है, चारों में से कोई एक भी पूरी हो जाए। तो भाई ये किस पॉइंट की रोशनी में पब्लिक बन गई? पब्लिक किस पॉइंट की रोशनी में? ए की रोशनी में। तो दिस इज नाउ पब्लिक कंपनी, चाहे अनलिस्टेड ही क्यों ना हो, चाहे अनलिस्टेड ही क्यों ना हो। फेडरल गवर्नमेंट का 50 से 80 पर चले जाना इसको पब्लिक बना देने के लिए काफी है। नीचे वाली एग्जांपल्स कर लीजिएगा खुद ही, आ जाए कैपिटल गेन के चैप्टर में। ओके ये सकलैन मुश्ताक भाई हैं क्रिकेट वाले, ये उनकी दुकान है और ये उनका घर है जी। कोई कमेंट्स हो तो लिख के दे दिया करें, बैच के एंड पे मुझे सारी पर्चियां इकट्ठी करके दे दीजिएगा, अभी अटेंटिव रहेगा। अब सवाल ये है कि इनमें से कैपिटल एसेट कौन से हैं? कैपिटल एसेट अगर डिसाइड होगा कैपिटल एसेट है तो फिर हम उस पर टैक्स रेट लगाएंगे, वरना टैक्स रेट इस पे कैपिटल एसेट के चैप्टर वाले नहीं लगाएंगे। तो इससे पहले कि वो ये बताए कि यहाँ कैपिटल एसेट कौन से हैं, वो एक्सेप्शंस देने लगाए कि कौन कौन सी चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं हैं। हालांकि उसको ये बताना चाहिए था कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, लेकिन वो उल्टे तरीके से चल रहा है और ये बताने लगा है कौन कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। ये जो दुकान पे पड़ा हुआ सामान है
मे बी बिस्किट, मे बी बॉटल्स, मे बी जूसेस, मे बी दालें, मे बी घी, मे बी चावल। ये जो चीजें पड़ी हुई हैं दुकान के ऊपर, इसको आप कहते हैं स्टॉक। खामोश रह करें, इसको कहते हैं स्टॉक। तो कहते हैं दुकान पे पड़ा हुआ स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं है। दुकान पे पड़ा हुआ जो स्टॉक है वो कैपिटल एसेट नहीं है, और उस पे ये कैपिटल गेन का चैप्टर नहीं लगता। बिकॉज दुकान पे पड़ा हुआ सामान जब बेचेंगे तो उसके लिए तो अलग चैप्टर है, डेट इज कॉल्ड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस। पढ़ें कैपिटल एसेट्स, यानी हम पढ़ने लगे हैं किन किन चीजों पे ये चैप्टर नहीं लगता। नोट्स अपने अपने होने चाहिए, शर्मिंदा करें साथ वाले को। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन, जो एक बंदे के पास है प्रॉपर्टी, वेदर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब है ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। नंबर 1, एनी स्टॉक इन ट्रेड, जम मारें, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। किस लिए रखा हुआ है स्टॉक? फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। कंज्यूमेबल स्टोर, इस्तेमाल हो जाने वाली चीजें, जैसे डॉक्टर साहब की क्लिनिक के ऊपर कॉटन पड़ी होती है, वो इस्तेमाल हो जाती है, तो इसलिए वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। कॉटन इसकी मिसाल हो सकती है। या फर्नीचर की दुकान के ऊपर ऑयल है लोहे की सरफेस स्मूथ करने के लिए, इस्तेमाल हो जाती है, फिर नजर भी नहीं आती। इस्तेमाल हो जाने वाली चीजें भी कैपिटल एसेट नहीं है। और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, जैसे फर्नीचर की दुकान के लिए लकड़ी, वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो रॉ मटेरियल भी कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन इन तीनों का बिजनेस के लिए होना शर्त है। आखिर में लाइन लिखी हुई है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। ये सारी चीजें किस लिए पड़ी हुई हैं? तो जो सामान दुकान पे पड़ा है, जो इस्तेमाल हो जाने वाली चीजें दुकान पे पड़ी हैं, और जो चीजें रॉ मटेरियल है और दुकान पे पड़ी हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बिजनेस के एसेट हैं, कैपिटल एसेट नहीं है। इन पे कौन सा चैप्टर लगेगा? इनकम, IFB, इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर लगेगा। इसलिए इनको यहां से निकाल दो। और भी चीजें निकालने की आदत हमें पड़ी हुई है। हमने प्रॉपर्टी के चैप्टर से कुछ चीजें निकाली थी कि उनको अदर सोर्स में फेंकना है। पॉइंट बी, एनी प्रॉपर्टी फॉर विच अ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन डिडक्शन इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। कहते हैं वो चीजें जिनमें बिजनेस के चैप्टर पे डेप्रिसिएशन अलाउ है। जी भाई, बिजनेस के चैप्टर में किस पे डेप्रिसिएशन अलाउ होगी? कुर्सी पे, कुर्सी जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। जैसी भी बनी कुर्सी पे डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। अच्छा जी, ये जो कुर्सी होती है दुकान पे पड़ी होती है, आप क्या कहते हैं दुकानदार को? यार मुझे बिस्किट दे दो, बोतल दे दो, अच्छा कुर्सी भी बड़ी अच्छी है, ये भी दे दो साथ ही। तो कुर्सी स्टॉक है या फिक्स्ड एसेट है? फिक्स्ड एसेट है। इसी तरह कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट, इसी तरह बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, इस तरह इंटेंजिबल पड़ा हो सकता है, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो वो चीजें जो बिजनेस के चैप्टर में फॉल करती हैं नॉन करंट एसेट्स में, उनको भी आपने इस चैप्टर में फॉल नहीं कराना। एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करके लिख लें, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आगे लिखें ऑफ शॉप। कहां पढ़े हो? एनी प्रॉपर्टी, एनी फर्नीचर, एनी बिल्डिंग, एनी कंप्यूटर, एनी सॉफ्टवेयर, any AC, any generator for which a depreciation is allowed under the head income from business. बिजनेस के चैप्टर में उस पे क्या अलाउ होती है? डेप्रीसिएशन।
for which amortization is allowed under the head income from business, जिसमें क्या अलाउ होती है, amortization, किसमें, बिजनेस के चैप्टर में। जी पढ़ लें दोबारा 5 का ए और बी। ओके, पॉइंट डी, आप घर तक आ जाएं, आप बॉर्डर क्रॉस करें और घर चले जाएं। घर में जो चीजें पड़ी हैं, मिसाल के तौर पे घर में कोई कुर्सी पड़ी है, घर में कोई गाड़ी खड़ी है, इसी तरह घर के अंदर कोई डाइनिंग टेबल पड़ी है, ठीक है। घर के अंदर जो भी चीजें पड़ी हैं, अगर ये मूवेबल हैं, अगर ये मूवेबल है, ये देखिए आपने हिला के देखनी है घर जाके, अगर ये मूवेबल हैं तो इसका मतलब है ये सारी भी कैपिटल एसेट नहीं है। नहीं, एसी वगैरह भी मूव कर सकता है, थोड़ा पेज उतार के निकल जाता है। तो जो चीजें मूवेबल हैं वो कैपिटल एसेट नहीं है। पढ़ें, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, सिंपल मूवेबल, हिलाएं उसको अपनी जगह से मूव कराएं, इफ इट मूव्स देन इट इज कॉल्ड एज मूवेबल। मूवेबल, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द सकलैन और इस बीवी बच्चे। ये जरूरी नहीं कि सकलैन के अपने इस्तेमाल में आ रही हो सकता है उसके बीवी बच्चों के इस्तेमाल में आ रही हो। हाउएवर, ताहम, क्या मतलब होगा हाउएवर का आगे? ताहम ये चीजें ऐसी हैं घर में जो मूवेबल होने के बावजूद कैपिटल एसेट बन जाएंगी। हाउएवर, फॉलोइंग एसेट्स held for the जाती इस्तेमाल by the बंदा और इस बीवी बच्चे shall be considered as capital asset. Number 1, a painting, a मुजस्मा, a drawing or other work of art, jewelry, स्पेलिंग याद करने के लिए जेवलरी, a rare मुसव्विदा, a rare folio, रेयर बुक। रेयर का लफ्ज तीनों के साथ है, किस चीज का मतलब समझना है डिक्शनरी को रेफर कर लीजिएगा। आप पोस्टेज स्टैम्प, अ फर्स्ट डे कवर, ये भी इसी टाइप की चीज होती है। अ कॉइन, अ मेडोलियन और साथ वाला। तो ये जो छह चीजें हैं, ये अगर घर में पड़ी हों तो ये मूव करेंगी। अगर ये मूव करेंगी तो मूव करने की वजह से ये क्या बन गई? कैपिटल एसेट। अब बता दें ए से लेके एफ तक कार आ रही है, तो ए से लेके एफ तक कुर्सी आ रही है,
ए से लेके एफ तक बर्तन आ रहे हैं, डाइनिंग टेबल आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, पंखा आ रहा है, एसी आ रहा है, नहीं आ रहे, तो घर में पड़ी हुई गिनी चुनी चीजें या चुनी चुनी बड़ी थोड़ी सी घर में पड़ी हुई गिनी चुनी चीजें कैपिटल एसेट हैं, बाकी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। तो घर में पड़ी हुई कितनी चीजें कैपिटल एसेट हैं? सिर्फ 6, ए बी सी डी ई एफ। इसके अलावा घर में पड़ी हुई सारी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। घर का फर्नीचर बेचने पे टैक्स नहीं लगता, घर की गाड़ी बेचने पे टैक्स नहीं लगता, घर की ड्राइंग बेचने पे टैक्स लगता है, घर में जेवर बेचने पे टैक्स लगता है। अगर आप नहीं देते तो ये आपका कसूर है। घर के अंदर कोई एंटीक पड़ी है चीज, उसको बेचने पे टैक्स लगता है। तो इधर ज्वेलरी ही ज्यादा घरों में बेची जाती है तो इस पे टैक्स लगता है। अगर नहीं दे रहे तो इट्स अप टू यू। ओके, आप जाने, इमरान खान जाने। अच्छा जी, अब 3 चीजें भाई कैपिटल एसेट नहीं है। दुकान में पड़ा हुआ स्टॉक, दुकान में पड़े हुए फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, और घर में पड़ी हुई मूवेबल चीजें। जबानी जबानी जल्दी जल्दी। दुकान में पड़ा हुआ, दुकान में पड़े हुए फिक्स्ड एसेट और घर में पड़ी हुई मूवेबल चीजें, ये कैपिटल एसेट। लेकिन तीसरी बात की कुछ एक्सेप्शन है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो घर में पड़ी हैं, मूवेबल हैं, लेकिन फिर भी कैपिटल एसेट। However, following assets held for जाती इस्तेमाल by the बंदा और his family dependent shall be considered as capital assets. Okay. अच्छा भाई, आप बता दें ए बी डी में कहीं शेयर्स आ रहे हैं? शेयर्स कहीं नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है शेयर्स कहां फॉल करेंगे? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में। शेयर्स कहां फॉल करेंगे? कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में। ओके, अब आप अगर जानना चाहें अगली चीज कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, तो उसकी तरफ आ जाते हैं। कैपिटल एसेट क्या है? तो भाई कैपिटल एसेट 2 चीजें हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और इसके अलावा जो अभी हमने पढ़ी चीजें, ज्वेलरी, पेंटिंग, कॉइन, एटसेट्रा। हम अपने समझने के लिए इसको कैटेगरी 1 का नाम देंगे और इसको कैटेगरी 2 का। इनके बेचने पे या गेन आ सकता है या लॉस आ सकता है। शेयर 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए का बेचा, कितना गेन आया? ये गेन टैक्सेबल है, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, सिमिलरली शेयर 10 रुपए का खरीदा, 7 रुपए का बेचा, कितना नुकसान आया? ये नुकसान किसी और शेयर के गेन में से या कहीं भी गेन में से माइनस करने की इजाजत है। डिडक्शन अलाउड, लॉस माइनस करने की इजाजत है। ओके, ज्वेलरी बेची, पेंटिंग बेची, इसके ऊपर गेन आया। 10,000 का जेवर खरीद के 11,000 का बेचा, गेन आया, ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स देना पड़ेगा। ज्वेलरी खरीदी 1 लाख की, बेची 90,000 की, नुकसान आया 10,000 का। यहां पे आके लॉ मेकर ने कंजूसी की और कहते हैं ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, ये खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, डिडक्शन नॉट अलाउड। तो अपने समझने के लिए हमने कैपिटल एसेट की 2 कैटेगरीज बना दी, ज्वेलरी, पेंटिंग वगैरह अलग कैटेगरी और शेयर्स एक अलग। ओके, आए जी, डब्बे में एक डब्बी बनी हुई है, मिल गई। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड
categories. Category 1, gain is income, taxable. Category 2, gain is income. Loss is allowed as, loss is not allowed as deduction. Exempt asset, हुकूमत ने कह दिया ये नई नई कंपनी बनी है, तो इसके शेयर्स अगर आपने बेचे तो इसको प्रमोट करने के लिए हम कह रहे हैं इस पर टैक्स जमा ना कराना, तो फिर गेन इज नॉट टैक्सेबल, गेन इज नॉट टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट, गेन को इनकम में नहीं लेके जाएंगे। और जब गेन को इनकम में नहीं लेके जाएंगे तो जब लॉस आ जाएगा तो लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन, लॉस को खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। इस सबको हम न्यूमेरिकली अप्लाई करेंगे मंडे की क्लास में, इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करेंगे। तो जो एग्जेम्प्ट है चीज, जाहिरी बात है उसके गेन पे टैक्स नहीं लगेगा, और अगर उस पे लॉस आ जाए तो वो लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है। गेन इज नॉट एन इनकम, लॉस इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। अच्छा जी, यहां पर एक बेनिफिट है, वो सिर्फ इस केस में है और इस केस में। लॉस के केस में ऐसा नहीं करना। स्टार को मैं डिफाइन कर रहा हूं यहां पे, gain will be multiplied by 75% if holding period is greater than 1 year। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा होगा तो गेन को 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे। पढ़ें स्टार, gain will be multiplied by 75% if holding period is more than, holding period क्या होता है? खरीदने और बेचने के दरमियान का अरसा, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल के दरमियान का अरसा। अगर आपने ज्वेलरी 2 साल 3 साल 4 साल बाद बेची तो गेन पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, गेन का सिर्फ कितने परसेंट टैक्सेबल होगा? 75%। मिसाल के तौर पे क्या मतलब है इस बात का? ज्वेलरी 3 लाख की खरीदी, 4 लाख की बेची, गेन कितना आया? गेन कितना आया? 1 लाख। और ज्वेलरी खरीदने और बेचने के दरमियान 10 साल का फर्क है। आप बता दें 1 लाख पे टैक्स देंगे? किस पे टैक्स देंगे? 75,000 पे। गेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 75% इफ होल्डिंग पीरियड इज ग्रेटर देन 1 ईयर। लेकिन ऐसा किस केस में करना है? सिर्फ गेन के केस में। ऐसा किस केस में नहीं करना? लॉस के केस में ऐसा नहीं करना। ओके, चलें जी, डब्बे में आए दोबारा, पहली लाइन से पढ़ें। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स की कुछ एग्जांपल्स हैं। A company that does not fall under the public company definition, यानी वो कौन सी कंपनी होगी? विशा के सारे को काट के आप कौन सी कंपनी लिख लें? प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का बेचना किस चैप्टर में फॉल करेगा? कैपिटल गेन। पब्लिक कंपनी भी देखेंगे कभी, ये कभी आईकैप ने टेस्ट नहीं किया वैसे न्यूमेरिकली, पता नहीं थ्योरी में आईकैप ने अपनी किताब में क्यों डाला हुआ है। शेयर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म, इसमें होता यह है कि एक पार्टनर होता है, वो कहता है कि मैं पार्टनरशिप फर्म छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। जिस तरह आपने पार्टनरशिप में पढ़ा भी होगा, पार्टनर रिटायर हो जाता है, छोड़ के चला जाता है, तो जो पार्टनर जा रहा होता है वो अपना हिस्सा किसी और बंदे को बेच के जा रहा होता है। तो अगर कोई गेन लॉस आए तो वो भी इसी चैप्टर में टैक्स लगेगा उस पर। अ शेयर, हिस्सा ऑफ अ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म। और गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट भी हैं, इनको छोड़ें, ये नहीं आपसे टेस्ट करेगा। अच्छा, कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में क्या क्या आते हैं जी? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन और मेडोलियन और एंटीक। लेकिन आगे लिख लें हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। ये किस लिए आपने हेल्ड किए हों?
अगर आपने पर्सनल यूज के लिए घर में रखे हुए हैं तो फिर ये कैपिटल एसेट होंगे। अच्छा भैया, अब कोई भी चीज अगर कैपिटल एसेट होगी तो वो कैटेगरी 2 के अंदर आया करेगी अगर वो पेंटिंग वगैरह में से है। बाकी सारी कहां चले जाएंगी? कैटेगरी 1 में। तो कैटेगरीज बनाने, कैटेगरी लॉ की नजर में नहीं बनी हुई। नोट दीज कैटेगरीज आर ओनली प्रिपेयर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दे शुड नॉट यूज द कैटेगरी वर्ड इन पेपर। पेपर में आपने कैटेगरी का लफ्ज यूज नहीं करना। ओके अच्छा भाई, पॉइंट 1, अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के बेचने पे अगर कोई गेन आया है, ब्रैकेट वाला छोड़ें, शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो ये तो बात सिंपल सी है, कैपिटल एसेट के बेचने पे जो गेन आया है वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? अब दो बातें हैं जिनकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। अराइजिंग का मतलब क्या है वो जरा सुन लें। शेयर आपने बेचे 16 में, बेच के पैसे आए 17 में, तो टैक्स किस साल देंगे? जिस साल पैसे आए या जिस साल शेयर बेचे? जिस साल शेयर बेचे। अराइज कब गेन हुआ है? दोबारा सुने 16 में शेयर बेचे, 17 में पैसे आए शेयर बेच के। गेन अराइज कब हुआ है? और 16 में। और रिसीव? तो अराइज होने वाले साल में टैक्स देंगे या रिसीव होने वाले साल में? अराइज होने वाले। एक्रूअल बेसिस फॉलो करेंगे। The gain is taxable in the year in which it is, लिखा हुआ नीचे, सब लिखा हुआ है। The gain is taxable in the year in which it is and not the year in which it is. It means if we sell the shares in 16 and receive the cash in 17, income will be taxed in 16. ये दो एग्जाम्पल्स हैं, पता नहीं आईकैप ने क्यों अपनी किताब में डाली हुई हैं। कुछ डब्बों में ऐसी बातें लिखी होती हैं जो आईकैप की किताब से ली गई हैं, लेकिन वो सिलेबस का फिर भी हिस्सा नहीं है, इसलिए डब्बे में डाली गई हैं। तो ये पॉइंट 2 में ना दो एग्जाम्पल्स आईकैप ने अपनी किताब में दी हुई हैं, ऐसे गेन जो एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट। मेंबरशिप राइट का मतलब होता है मेंबरशिप सीट। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ब्रोकर बनना चाहते हैं, ब्रोकर वो होता है जो लोगों के लिए शेयर खरीदता बेचता है। अगर ब्रोकर बनना चाहते हैं तो आपको मेंबरशिप सीट मिलती है, वो बड़ी महंगी है, 3-4 करोड़ की। अगर एक बंदे ने 4 करोड़ की सीट खरीदी, 5 करोड़ की बेच दी, तो लॉ मेकर कहते हैं आजकल जो लॉ है उसमें मैं इसे माफ करूंगा, इस पे टैक्स नहीं है। तो एग्जेम्प्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की मैंने आपको मिसाल दी थी एग्रीकल्चरल लैंड। तो आज मिसाल दी जा रही है एग्जेम्प्ट कैपिटल गेन की। मेंबरशिप सीट का बेच देना माफ है। नंबर 2, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी सेट अप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। जोन एक इलाका होता है, सियालकोट के अंदर ऐसे इलाके हैं जहां पे गवर्नमेंट ने ऐसी कंपनीज बनाई हुई हैं, उनको इजाजत दी हुई है कि आप यहां से एक्सपोर्ट किया करें क्रिकेट का सामान या बाकी सामान। तो वहां पे अगर कोई कंपनी है, उसके शेयर आपने खरीद के बेचे, तो उनके शेयर खरीद के बेचने पे भी आपको टैक्स क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। तो ये जो कैटेगरी 3 हमारी बनी है, इसकी मैंने आपको 2 मिसालें दी हैं। ये कौन से गेन्स हैं दोनों? इन पे आपको टैक्स जमा नहीं कराना। पॉइंट 2, हंसना नहीं है इस पे। द गेन ऑन द डिस्पोजल शेल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। कहते हैं एक फॉर्मूला बना के देता हूं आपको गेन का, A minus B, where A is the consideration, B is the cost। तो भाई 10 रुपए वाली चीज 12 रुपए की बेची, तो A क्या है? 12 और B 10। तो A माइनस B के आगे लिख लें 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। हा हा हा। A is the consideration and B is the cost। तो कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस, कंसिडरेशन क्या होती है? सेल प्राइस। कंसिडरेशन का मतलब होता है सेल प्राइस। तो सेल प्राइस में से अगर आप कॉस्ट माइनस करेंगे, यू विल, एक चीज बाहर निकलेगी, उसका नाम होगा गेन। तो आज आपने घर वालों को बताने मैंने गेन का फॉर्मूला सीखा। पॉइंट 3, where holding period of a capital asset is more than 1 year। जहां होल्डिंग पीरियड कैपिटल एसेट का more than 1 year होगा। ब्रैकेट वाली बात छोड़ दें। The gain on the disposal shall be calculated as follows। कैसे? amount of gain determined under subsection 2, वो कैसे निकाला है हमने? A minus B into 3/4। 3/4 का क्या मतलब है? 75%। तो गेन को
कितने परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे? 75% से। ओके, पॉइंट नंबर 4, अगले सफे पे आए, एग्जाम्पल है एक। मिस्टर अली, अटेंटिवली अब सुननी है। मिस्टर अली, मुझे मेरे वो बता दें, गेन निकालने का फॉर्मूला क्या है? a माइनस बी, वेयर a इज द एंड b इज द कॉस्ट। ये हुआ करेगा आउटफ्लो और ये हुआ करेगा इनफ्लो। हर हेड में इसी तरह होगा। जो पैसे हम दे रहे होंगे उसे आउटफ्लो कहते हैं, और जो पैसे बेच के आ रहे होंगे उसे इनफ्लो कहते हैं, और जो पैसे जा रहे होंगे वो आउटफ्लो। आउटफ्लो कॉस्ट में जाएंगे और इनफ्लो सेल प्राइस में जाएंगे। मिस्टर अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग 40। जी भाई, व्हाट इज दिस? आउटफ्लो, इनफ्लो? आउटफ्लो। कितने रुपए के शेयर खरीदे? 40 रुपए के। एंड पे हम गेन निकालेंगे a माइनस बी। ये वर्किंग हो रही है ए और बी की। मिस्टर अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग 40 एंड ऑल्सो पेड कमीशन ऑन परचेज ऑफ ₹5। ये 5 रुपए का जेब से पैसे गए। 40 रुपए, जैसे प्लॉट खरीदते हैं तो किसी को कमीशन देते हैं, घर खरीदते हैं किसी को कमीशन देते हैं, तो ये आउटफ्लो है कितने का? अब कॉस्ट बढ़ती जा रही है। 40 रुपए के शेयर खरीदे, 5 रुपए का कमीशन दिया। शेयर्स आर सोल्ड फॉर 120। ये क्या है? कॉस्ट नहीं है, शेयर्स आर इनफ्लो है। शेयर्स आर सोल्ड फॉर कमीशन पेड ऑन सेल इज 2। जी, ये आउटफ्लो है इनफ्लो है? आउटफ्लो को नीचे ही डाल दें, ऊपर माइनस करने की जरूरत नहीं, नीचे ही डालें आउटफ्लो को। खरीदते हुए पैसे दिए, खरीदने का कमीशन, बेचने का कमीशन, बेच के पैसे आए। फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ सेल इज ₹7। वो कोई वायलेशन कर दी होगी हमने किसी रूल की, तो फाइन पेड टू गवर्नमेंट इज 7। पेड का क्या मतलब है? आउटफ्लो। एंड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ अदर सोर्स, रिपेयर एक्सपेंस ऑफ अदर सोर्स, अदर सोर्स के चैप्टर में कोई रिपेयर कराई है, इसको लिख लें रिपेयर एक्सपेंस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर। रिपेयर एक्सपेंस ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर इज 14, और अदर सोर्स के चैप्टर में रिपेयर कराई है 14 रुपए की। अदर सोर्स के चैप्टर में रिपेयर कराई है 14 रुपए की, तो 14 रुपए दिए होंगे, आए होंगे, दिए होंगे। ओके, ये डेटा देख के मुझे बताएं कौन सी चीज आपको अजीब सी लग रही है? कौन सी चीज आपको अजीब सी लग रही है? 14 क्यों अजीब सा लग रहा है? ये तो है शेयर खरीदने का खर्चा, ये है शेयर खरीदने का कमीशन, ये है शेयर बेचने का कमीशन, ये है शेयर बेचने पे जुर्माना, ये है शेयर बेच के पैसे आए, ये है शेयर। तो ये तो बिल्कुल ब्लंडर है, ये तो फिगर इसको यहां देनी ही नहीं चाहिए थी। अदर सोर्स के चैप्टर के खर्चे कहां माइनस होंगे? तो ऊपर बता क्या रहा है, बेच क्या रहा है? शेयर। शेयर बेच क्या रहा है? शेयर। और शेयर कहां फॉल करते हैं? तो सबसे पहले इलॉजिकल चीज को खत्म करवाएं। क्या ये वाली कॉस्ट इस चैप्टर में माइनस होनी चाहिए? क्या अदर सोर्स के खर्चे कैपिटल गेन के चैप्टर में माइनस होने चाहिए? नो। ओके, ये तो हमने 14 को फारिग कर दिया।
तो 120 माइनस 40 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 विल बी आवर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। शेयर बेचने पे ये गेन आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि शेयर बेचने पे कितना गेन आया तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि 14 आप माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि 14 खर्चा इस हेड का है ही नहीं। अब अगला सवाल ये राइज होगा कि 7 के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि 7 को माइनस करना बनता है या नहीं बनता। तो भाई उसके बारे में एक थोड़ी लंबी बात है, 2-4 मिनट की तरह गौर से सुननी पड़ेगी, फिर बात समझ आएगी कि 7 को माइनस करना है या नहीं करना। हर चैप्टर में, प्रॉपर्टी के चैप्टर में तो लॉ मेकर कहते हैं खर्चे माइनस ही नहीं करने ना, वो तो बात ही खत्म हो गई। बाकी जितने चैप्टर्स हैं तकरीबन हर चैप्टर में खर्चा माइनस करने की इजाजत है, हर चैप्टर में खर्चा माइनस करने की इजाजत है। लेकिन आपको पता है खर्चे माइनस करने से प्रॉफिट कम हो जाता है। जब प्रॉफिट कम होता है तो टैक्स गवर्नमेंट के पास कम जाता है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के लोग बैठे और उन्होंने एक लिस्ट बनाई 12-13 चीजों की। उन्होंने कहा ये जो 12-13 चीजें हैं ना, ये किसी भी सूरत में हम माइनस नहीं करने देंगे, किसी भी हेड में हो हम माइनस करने ही नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी नेचर में मसला है। आने वाले दिनों में वो चीजों की लिस्ट हम पढ़ेंगे, उसमें एक ये भी लिखा होगा अगर कैश में पेमेंट की है तो ये आपका खर्चा नहीं है, क्योंकि चेक से करें सबूत नहीं होता कैश वाले ट्रांजैक्शन का। इस तरह की बहुत सी चीजें हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अब सवाल यह था कि एक लंबी लिस्ट बनी 12 चीजों की कि ये 12-13 चीजें लॉ में माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। अब वो लिस्ट किसी ने बताया कि भाई ऐसा करो, वो लिस्ट डाल दो बिजनेस के चैप्टर में भी, वो लिस्ट डाल दो अदर सोर्स के चैप्टर में भी, वो लिस्ट डाल दो कैपिटल गेन के चैप्टर में भी, यानी हर जगह उस लिस्ट को डाल दो 12-13 आइटम्स की। और वो जो 12-13 आइटम्स की लिस्ट हर जगह डले तो हर बंदा देख लिया करे भाई ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है, बाकी खर्चे अगर हैं तो माइनस कर लें, खैर है। तो किसी मशवरा देने वाले ने कहा कि भाई पागल हो, इस तरह डुप्लीकेशन हो जाएगी, किसी एक जगह वो लिस्ट डाल दो, बाकी जगह क्रॉस रेफरेंस इंग्लिश लिख के बता देना कि लिस्ट फलां जगह दी हुई है, वहां जाके देख लो। तो हर जगह वो लिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो चैप्टर डिसाइड हुआ उसका नाम था इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में तकरीबन 2 दिन लगा के हम वो लिस्ट पढ़ेंगे, कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं। लेकिन बिजनेस के चैप्टर में आपको वो बताया जाएगा वो खर्चे बिजनेस में भी माइनस करने की इजाजत नहीं और किसी जगह भी माइनस करने की इजाजत नहीं। अब आप पूछेंगे बाकी जगह तो लिखा नहीं हुआ था, नहीं, बाकी जगह पूरे 12-13 की लिस्ट नहीं आ रही, बाकी जगह रेफरेंस आ रहा है, रेफरेंस आ रहा है। जैसे अबू बड़े भाई को 12-13 चीजें बता के कहीं बाकियों को बता देना, तो बाकियों को खुद ही बता दे भाई ये 12-13 चीजें अबू ने मना कर दी हैं, ये नहीं करनी, तो बताइए सिर्फ एक को जाएंगी। तो बिजनेस के चैप्टर में लिस्ट आ गई कि ये 12-13 चीजें माइनस करने की इजाजत ही नहीं है। अब वो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत नहीं, या किसी भी हेड में नहीं, तो बाकी हेड्स में अब वो लिस्ट आएगी या रेफरेंस आएगा, सिर्फ रेफरेंस आएगा। तो बिजनेस के चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो अब बता दें अगर मैंने ये 7 यहां लिखा रहने दिया तो 120 में से ये 7 भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए 7 इस वजह से माइनस करने की इजाजत नहीं कि फाइन की नेचर में मसला है, फाइन पे शेयर्स के लिए किया है। इस 14 को मैंने क्यों क्रॉस किया, ये हमारे हेड का ही नहीं है। 7 हमारे हेड का तो है, लेकिन इसकी किस में मसला है, ये कहां जाके पता चलेगा, इसकी नेचर में मसला है, किसी और चैप्टर में जाके देख लेंगे। आप बता दें व्हाट इज बी, ग्रैंड टोटल 40, व्हाट इज बी 47, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी इज इक्वल टू 73। अब कितने गेन पे हुकूमत को टैक्स देंगे, 73 पे। 2 खर्चे गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिए, वजह सारे तो नहीं किए, वो तो प्रॉपर्टी के चैप्टर में सारे क्रॉस होते थे, इधर कुछ अलाउ होंगे, कुछ ये मिक्स काम चलेगा, कुछ खर्चे माइनस करने की इजाजत है, कुछ माइनस करने की इजाजत नहीं है। पिछले सफे से मिला के पढ़ें। कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड, देखें ऊपर, कॉस्ट शेल इंक्लूड की मिसालें नहीं दे रहा, कॉस्ट शेल इंक्लूड की मिसालें नहीं दे रहा, कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड। क्या क्या इंग्लिश पे फोकस करना है। कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड,
ओहो, पीछे से मिला के, कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट शेल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर विच इज डिडक्टेड, जो कहीं और माइनस कर लिया है। इसकी मिसाल दें, 14 रुपए, आगे लिख लें 14 रुपए, वो कहां माइनस कर लिए होंगे? अदर सोर्स, किसी और हेड में। जो, ये तो लॉजिकल सी बात है, जो खर्चा किसी और हेड में माइनस कर लिया वो दोबारा इधर आके माइनस करने की इजाजत नहीं है। विच इज नॉट अलाउड एज एक्सपेंस अंडर द हेड बिजनेस, जो बिजनेस के चैप्टर में नॉट अलाउड है, अगर उस नेचर का खर्चा इधर किया तो इधर में नॉट अलाउड है। अब इसने रेफरेंस दिया सेक्शन 21 का, यूएस, अंडर सेक्शन, यूएस का मतलब अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 21 जो खर्चे नॉट अलाउड हैं, कहता है वो यहां भी नॉट अलाउड है। लेकिन अभी तो हम सेक्शन 38 में हैं, पिछले सफे सेक्शन 37 में है, पिछले सफे का टॉप, पिछले सफे का टॉप, पिछले सफे का टॉप। अभी तो हम किस सेक्शन में घूम रहे हैं? बिजनेस के चैप्टर में आएगा कौन सा सेक्शन, वहां पे कौन सी लिस्ट दी होगी? जो 12-13 खर्चे माइनस करने की जाती है, उन 12-13 में एक खर्चा कौन सा होगा? फाइन। वो आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। वो फाइन अगर बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं, तो वो सिर्फ बिजनेस में ही माइनस करने की इजाजत नहीं, या उसकी नेचर में मसला है, तो वो इस चैप्टर में भी माइनस करने की इजाजत नहीं। अब दो बातें हो गई, जो खर्चा किसी और हेड का है वो तो यहां माइनस करना ही नहीं, ये तो बात अलग है। दूसरा, जो खर्चा इस हेड का है लेकिन उसकी नेचर में मसला है, वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं। बार बार सुने, पॉइंट ए और बी में फर्क। जो खर्चा किसी हेड का है और हेड का है वो तो यहां माइनस ही नहीं करना, ये पॉइंट ए बता रहा है। दूसरा पॉइंट बी, जो खर्चा इस हेड का है और इसी हेड से रिलेट कर रहा है, वो भी माइनस करने की इजाजत नहीं, अगर वो किस लिस्ट में दिया हुआ है? बिजनेस वाली लिस्ट में दिया हुआ है कि इसकी नेचर में मसला है। ठीक है, ओवर।